हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। तो आप सभी का ऑलवेज हमेशा की तरह स्वागत है मी एंड माय क्लास 2.0 के अंतर्गत। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, अब एग्जाम रिसेंटली यानी अगले मंथ स्टार्टिंग या सेकंड वीक के आसपास होने वाले हैं। तो अब आपको तैयारी पे लग जाना है और इसके लिए हम इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर देने वाले हैं। इससे पहले आपको जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आपको इस आपके सीनियर जो थे जिन्होंने एग्जाम पहले दिए हैं थर्ड सेमेस्टर का, तो उनका पेपर कैसा आया था। तो वो पेपर आपको देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर इस क्लास में हमारे पास जितने पेपर अवेलेबल है उन सभी ओल्ड पेपर को आपको बता रहे हैं और आप अपने पेपर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा और हो सके उतने पॉसिबल हम पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो फिलहाल ये क्लास आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। तो देखिए, ऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पिछले साल के जो पेपर जो आया ना, उस पेपर को यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, इसलिए अच्छे से जान लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, समझिएगा। जैना विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रश्न पत्र 2025 की बात करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये थर्ड सेमेस्टर है और 80 नंबर का होता है, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि पार्ट ए होता है ना, में दो दो नंबर के 10 प्रश्न आते हैं, यानी 2 × 10, तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पार्ट बी, तो पार्ट बी के अंतर्गत आपके ध्यान रखना, तीन प्रश्न आपको करने हैं, 5 और 12-12 नंबर के आएंगे, तो 60 नंबर यहाँ से होते हैं। 60 और 20 80 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब में पैटर्न यही रहेगा। अब जैसे देखो, लास्ट टाइम जो पेपर में प्रश्न आए थे ज्योग्राफी के पार्ट फर्स्ट में, तो देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, वैसे आपको उत्तर आया तो कमेंट दीजिएगा, लेकिन हम पूरा ही मॉडल पेपर आगे बाद में सॉल्यूशन वगैरह भी सब लेके आने वाले। फिलहाल मैं सिर्फ पेपर सबके बता देता हूँ, ताकि आपने अगर नहीं देखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा राज्य समृद्ध, यानी जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में सुविधाजनक रूप में उपलब्ध है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत के कौन से क्षेत्र में पेट्रोलियम समृद्ध रूप में है। और चौथा है कि भारत में लौह इस्पात उत्पादक किन्हीं 4 उद्योगों के नाम बताइए। लौह, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट फिफ्थ है, भारत भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है ना, वो बताना है। ये छोटे प्रश्न है अखंड के, जिसके अंदर नंबर 6 है, दामोदर घाटी परियोजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दामोदर घाटी परियोजना के राज्य में और कब से स्थापित है। इसी तरह से 7 है, भारत की जनसंख्या नीति क्या है। सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिसका तात्पर्य क्या है। नेक्स्ट नंबर 9 पे है, करेवा क्या है। और नंबर 10 पे जो है, मध्य गंगा मैदान, अवस्थिति बतानी कि मध्य गंगा मैदान कहाँ पर है और कश्मीर घाटी जो है वो कहाँ पर है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न तो आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट बी। पार्ट बी में बड़े प्रश्न है, हर इकाई से 2 प्रश्न आते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला इकाई फर्स्ट से बात करें, तो भारत को भौगोलिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन करना है। या इसके अथवा में था कि भारत में मृदा के प्रकार का वितरण का वर्णन करें। या समझ में आ गया, ये तो था पहली इकाई का। फिर दूसरी इकाई से 2 प्रश्न थे। पहला था, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए एवं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो ये था सेकेंड यूनिट का। तो संभावना अगर आए हैं तो इसका मतलब नए प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर यूनिट थर्ड के अंतर्गत है, गेहूं की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दीजिए और भारत में गेहूं की खेती का वर्णन जो है वो करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न इसी तरह से अथवा में है। तीसरी यूनिट से, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 4 के अंतर्गत है, ज्योग्राफी में भारत में जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कीजिए। और फोर्थ यूनिट के अथवा में था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना, प्रवृत्ति और महत्व का वर्णन कीजिए। इसी तरह से यूनिट 5 में मालाबार तटीय प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए या फिर छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए। तो ये ज्योग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम पेपर था वो आपको बताया। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर 2025 की पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पेपर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट जो है ये, ठीक है ना। हाँ, वैसे सॉल्यूशन भी लेके आएंगे और बात करते हैं इंपॉर्टेंट आने वाला मॉडल पेपर भी मिलेगा कि अब इसके बाद कौन से प्रश्न है जो आपको तैयार करें। तो फिलहाल देखिए, इसमें भी पैटर्न वही है, 80 नंबर का पेपर है और अब खंड में मिलाकर आता है जो आपको पता है। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न जो आया था
प्लेटो के द्वारा लिखे गए कोई 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। पहला। दूसरा प्रश्न था कि अरस्तु के अनुसार दास्ता के प्रकार क्या है, वो बताना है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बात करते हैं तो थॉमस एक्विनास के अनुसार कानूनों का वर्गीकरण है, वो बताना है। एंड द नेक्स्ट चौथा प्रश्न था मैकियावेली के अनुसार मानव प्रकृति का वर्णन कीजिए। नंबर 5 है हॉब्स के अनुसार अधिकार के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। ये छोटे प्रश्नों में पांचवा प्रश्न था। इसी तरह से नेक्स्ट है नंबर 6 पर बात करें तो रूसो के सामान्य इच्छा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड कॉल मार्क्स के 3 पुस्तकों के नाम बताइए, यानी विद्वानों की पुस्तकों का नाम जिक्र जरूर आएगा। इसी तरह जेरमी बेथम के उपयोगितावाद सिद्धांत क्या है। फिर है कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम बताइए। एंड लास्ट में था मैरी वॉलेनक्रॉफ्ट की कोई 3 पुस्तकों के नाम बताइए। तो पुस्तकों का देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब देखो इसी तरह से बड़े प्रश्न जो थे पार्ट बी में, तो पहले ही कई से प्रश्न आया था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में था अरस्तु की संपत्ति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। इस बार और अच्छे से प्रश्न आ सकते हैं। अब इकाई 2 से आया था मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन था, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर इसके अथवा में आया कि सन थॉमस के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत बड़े अच्छे प्रश्न थे ये। फिर बात करते थर्ड यूनिट से पॉलिटिकल साइंस में, तो जॉन लॉक के सीमित सरकार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। और रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है, इसकी विवेचना करना है। ध्यान रखना पिछला पेपर ही आपको दिशा देता है कि आपको किस तरह से आगे प्रिपेयर करना है, किन प्रश्नों को आपको अब ज्यादा जोर देना है, वो ध्यान रखना, क्योंकि जो आ चुके हैं उनके अलावा और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीटेड भी बन सकते हैं। आगे इकाई 4 जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। इसी तरह कॉल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की विवेचना कीजिए। ये था फोर्थ यूनिट का। अब फिफ्थ यूनिट जो है उसमें था कि माओ से तुंग के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। माओ से तुंग। और फिफ्थ यूनिट के अथवा में जो था वो यहाँ पर हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल पॉलिटिकल का भी हमने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं हिस्ट्री। यस, हिस्ट्री का पेपर भी देख लीजिए। पार्ट अ में जो प्रश्न आया था कि मुगलों के पतन के 2 तत्कालिक कारण बताइए। पेपर के सॉल्यूशन मैंने वैसे करवा दिया है, अपलोडेड है। हाँ, इसका अपलोड है, पहले करवा दिया, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप हिस्ट्री के। ठीक है ना। पतन के 2 कारण। फिर दूसरा प्रश्न था कि मराठा संघ की 2 विशेषता बताइए। तीसरा प्रश्न था रंजीत सिंह के मिसल का क्या नाम था। चौथा प्रश्न मुर्शिद कुली खान कौन था। एंड पांचवा प्रश्न औरंगजेब को मतलब ये बम्बई जो है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे प्राप्त हुआ। इसी तरह छठा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। फिर है महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नंबर 8 है सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 9 है व्यक्तिगत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और नंबर 10 कुंवर सिंह कौन थे। यस, ये थे छोटे प्रश्न। इसी तरह से भाग ब में बड़े प्रश्न की बात करें तो बालाजी बाजीराव ने मराठा की शक्ति को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया था, इसका वर्णन करना है। पहली यूनिट के अंदर दूसरा प्रश्न है मुगल शक्ति के विघटन के मौलिक और तत्कालिक कारणों का वर्णन कीजिए। थोड़ा डल दिख रहा होगा, वैसे डल ही हमारे पास भी है। यूनिट 2 के अंतर्गत जो आए थे प्रश्न, रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब राज्य के उदय के बारे में बताइए। इसी तरह से अथवा में था आपके दिन काल में कोचिन और त्रावणकोर के इतिहास पर निबंध लिखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न। फिर यूनिट 3 के अंतर्गत था कि बक्सर युद्ध अंग्रेजों के द्वारा छेड़ा गया एक छलपूर्ण युद्ध था, इसे समझाना है। नेक्स्ट इसके अथवा में था कि 1765 से 1813 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के अंतर्गत था अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों का मूल्यांकन कीजिए या फिर उपयोगितावादी सिद्धांत पर निबंध लिखिए। और इस तरह से पांचवी यूनिट की बात करें तो पांचवी यूनिट के अंतर्गत प्रश्न था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या फिर 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये था हिस्ट्री का लास्ट टाइम का पेपर। हाँ, स्किल कोर्स भी बताऊंगा। यस, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा।
तो यहाँ पर बात करते हैं अब 2025 का हिंदी का हिंदी का थर्ड सेमेस्टर है। हिंदी जो है, हिंदी लिटरेचर, उसका पेपर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 80 नंबर का वही पैटर्न था। भाग अ में प्रश्न आया था, भारतेरु हरिश्चंद्र ने सब उन्नति का मूल किसे माना है? प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है? साकेत में कुल कितने सर्ग है? आंसू कविता में किसका वर्णन किया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? प्रिय पथ के सूल किसकी रचना है? और नंबर 6 तो मैंने पढ़ लिया। 7 जो है, अज्ञे का पूरा नाम बताइए। नंबर 8, किरण धेनु कविता में किसका चित्रण किया गया है? नंबर 9, रस की परिभाषा लिखिए। और नंबर 10, वीर रस को उदाहरण सही समझाइए। तो ये तो छोटे प्रश्न आए थे हिंदी साहित्य में। इसी तरह से बात करते हैं भाग ब, जिसमें पहले तो रचना आती है, रचना है मतलब व्याख्याएं करनी, जो व्याख्याएं आएगी आपके अथवा में। जैसे पहला प्रश्न की ये व्याख्या है, इसी के अथवा में ये व्याख्या, यानी एक पहला प्रश्न व्याख्या वाला आएगा। एक व्याख्या करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से यथवा में है, या तो ये व्याख्या कीजिए आप, या फिर ये व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक करने पर 4 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी या तो ये व्याख्या कीजिए आप, ठीक है ना, और ये व्याख्या, इन दोनों में से एक करने पर आपको 4 नंबर। लास्ट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा व्याख्या के संदर्भ में, ओके। यस, यहाँ पर चौथा प्रश्न है वो कि रस के स्वरूप को समझाइए या रस के भेदों को बताइए। तो मतलब रस वाला तो 100% इंपोर्टेंट इस बार भी आएगा। फिर लास्ट में जो प्रश्न आते हैं वो टोटल आएंगे 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। करने आपको 3 प्रश्न और प्रति प्रश्न 12 नंबर का है। सबसे बड़े नंबर के प्रश्न ये है। 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को ही करना है। पहला प्रश्न है, भारत वीरत्व कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? यशोधरा का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जूही की कली कविता के आधार पर निराला जी की प्रकृति चित्रण को समझाना है। और अज्ञे के सांप के प्रति कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। और लास्ट में रस के अवयवों पर प्रकाश डालिए। ये तो थे हिंदी साहित्य के थर्ड सेमेस्टर के पेपर, ठीक है, जो आपको बता दिए एग्जाम पेपर। अब आगे बात करते हैं कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान। यह समझ गए होंगे अब आप। मैं बताने जा रहा हूं हिस्ट्री का जो ये स्किल कोर्स है, और जिन्होंने ये स्किल कोर्स लिया है, लास्ट टाइम स्किल कोर्स का जो पेपर आया था वो पेपर भी देख लीजिए। और आपको सच में सर ऐसा पेपर आया था क्या? यह बहुत इजी आया था, लेकिन इस बार थोड़ा पेपर बढ़ सकता है लेवल। देखो इसमें वही है, ध्यान रखना 80 नंबर का पेपर आता है। अखंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। ब खंड में आपके ध्यान रखना 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट से 6 प्रश्न आएंगे, हर यूनिट से 2-2, लेकिन करना एक एक है। तो यूनिट बी की बात करें तो आपको 3 प्रश्न करने, प्रति प्रश्न 20 नंबर का है, 60 नंबर, तो ये 80 नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्किल कोर्स का थोड़ा ध्यान रखना। पहला प्रश्न था आहड़ सभ्यता कहाँ अवस्थित है? वैसे सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। कालीमंगा की खोज किसने की? मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने और कब करवाया? गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? 7वां प्रश्न था कि मारवाड़ चित्रकला शैली का विकास किसके काल में हुआ? 8वां बड़ी ठनी किसने और किस चित्र शैली में बनाई गई? नंबर 9 बूंदी चित्र शैली की 2 चित्रकारों के नाम बताओ। और नंबर 10 उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये तो थे छोटे प्रश्न, ठीक है। फिर भाग ब में बड़े प्रश्न में बैराट की सभ्यता का वर्णन कीजिए, या इसके अथवा में था कालीबंगा सभ्यता पर प्रकाश डालिए। ये एक करने पर दोनों में से आपको 20 नंबर मिलेंगे। यूनिट 2 से बात करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला की दृष्टि से चित्तौड़ किले का वर्णन करना है आपको, या फिर राजस्थान के हस्तशिल्प पर एक टिप्पणी लिखी है। इसके बाद यूनिट 3 के अंतर्गत राजपूत चित्र शैली पर मुगल प्रभाव जो पड़ा उसका उल्लेख करो, या राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। ये इस कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान का लास्ट का पेपर, बड़ा मजेदार अच्छा पेपर था। इसके बाद यहां पर देखिए स्किल कोर्स हिंदी का, यानी कार्यालय हिंदी,
यस, तो कार्यालय हिंदी जिन्होंने स्किल कोर्स के रूप में सिलेक्ट किया है, उनके लिए देख लो लास्ट टाइम का पेपर आपको बता रहा हूँ। यस, क्लास वगैरह सब कुछ आएगा आगे भी, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है एग्जाम का जो आपको मैंने पहले बताया है, वैसा ही। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न था राजभाषा की परिभाषा दीजिए। दूसरा, संचार के माध्यम से सूचना, विचार और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कौन सी भाषा का कार्य है। इसी तरह से तीसरा, यांत्रिक भाषा पर टिप्पणी लिखिए। चौथा, ज्ञापन से क्या तात्पर्य है। पांचवा, परिपत्र पर टिप्पणी लिखिए। छठा, अनुस्मारक पत्र से क्या अभिप्राय है। छोटे प्रश्न तो इजी है क्योंकि कार्यालय हिंदी में बड़े प्रश्न हार्ड होते हैं। टिप्पण से क्या तात्पर्य है। नंबर 8, प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। नंबर 9, संक्षेपण की परिभाषा लिखिए। नंबर 10, पल्लवन से आप क्या समझते हैं। ये तो थे छोटे प्रश्न, ठीक है। अब देखो बड़े प्रश्न थे भाग ब में। तो इकाई फर्स्ट से राजभाषा व जनभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इसके अथवा में शिक्षण के विभिन्न का माध्यमों को स्पष्ट करते हुए सृजनात्मक भाषा का महत्व बताइए, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पर भी दिए गए तीन में से कोई एक करना था, इसका मतलब है राजभाषा अधिनियम 1970 पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, प्रति इकाई में 2 प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हुए कुल 6 प्रश्न। यस, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 3 दिए हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं आपको। इस पहली इकाई में 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न अलग था। फिर यहाँ पर भी 3 है, आपके महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए विवादास्पद को एक ज्ञापन पत्र लिखना है। अधिसूचना क्या है, इसका अर्थ परिभाषा उदाहरण से ही समझाना है। और आपकी कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए नगर के अधिशासी अधिकारी के नाम से निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अब 3 में से कोई आपको 2 करने थे। फिर बात करते हैं इकाई थर्ड जो थी, उसमें टिप्पण का स्वरूप और विशेषताएं लिखिए। प्रारूपण किसे कहते हैं उसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। और कार्यालय प्रयोजन में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की प्रकाश डालिए। तो मोस्ट ऑफ प्रश्न वापिस आएंगे, ये पहले ही कह देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या बच जाता है, यस, इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल साइंस का स्किल कोर्स। यस, लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस का जो स्किल कोर्स था ना, अब चेंज हो गया है क्योंकि अब वैल्यूज एंड ड्यूटी आ गया है। अब ये जो स्किल कोर्स जो थर्ड सेमेस्टर वालों का था ना, अब वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का होने वाला, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर तो जान ही लीजिए, देख लीजिए जो आया था वो बहुत अच्छा पेपर था, आपका सिलेबस आ रहा है, वरना मजे आ जाते आपके। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत गणराज्य है समझाइए। फिर है भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। समानता का अधिकार बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। इसी तरह से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 44 क्या है। वो 2 राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के नाम बताइए, यानी नीति निर्देशक तत्व 2 है ना, वो बताना है। फिर है संविधान क्या है, भारतीय संविधान के महत्व, यानी ये मुझे लग रहा है बड़े प्रश्न हो गए, ये 10 हो गए। हाँ, ये पार्ट बी है, पार्ट बी। तो पार्ट बी के बड़े प्रश्न हैं, जैसे संविधान क्या है, भारतीय संविधान का महत्व बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। या भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में बताना, बस ये प्रश्न आया था लास्ट टाइम। इकाई 2 के अंदर था कि संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो, या फिर भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के बारे में समझाओ। तीसरी यूनिट में था भारतीय संविधान के उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखो, या राज्य के नीति तत्वों को स्पष्ट कीजिए। क्लियर। अब आगे कोई बच गया है, आई थिंक नहीं बच गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको ओल्ड पेपर बता दिए, और ये जो ओल्ड पेपर है ये आपके 2025 में जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसके, यानी अब आप 2026 में थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपका ये एग्जाम ओल्ड पेपर काम आएगा। अपने जरूरतमंद दोस्तों को बता दीजिएगा कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो थे वो आपको सभी ओल्ड पेपर बता दिए है। और हाँ, अब शेयर करना आपका काम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास हम जल्द आपके लिए लेके आएंगे, और इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर अब आने वाली क्लास मिस मत करना। तो सी यू सून नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।